स्वागत है आपका मेडिकल ऑफिसर्स राजस्थान यूट्यूब चैनल पर। नमस्कार। और आज के इस विश्लेषण सत्र में आपका बहुत स्वागत है। आज हमारे पास ना जुड़वां बच्चों के बनने की जो प्रक्रिया है उससे जुड़े कुछ दिलचस्प स्रोत हैं। इनमें कुछ नोट्स हैं और एक आप कह सकते हैं काफी डिटेल्ड चित्र भी है। और ऐसा लग रहा है कि इनको समझने का जो मेन मकसद है वो ये जानना है कि जुड़वा बच्चे, खासकर जिन्हें हम फ्रिटर्नल और आइडेंटिकल कहते हैं, वो आखिर बनते कैसे हैं, उनमें मतलब क्या फर्क है बनने की प्रक्रिया में। ये विषय तो वाकई काफी आकर्षक है ना, क्योंकि ये सीधा सीधा ह्यूमन बायोलॉजी से जुड़ा हुआ है। तो हमारा काम है इन स्रोतों को देखना और जो सबसे जरूरी बातें हैं उनको आसान तरीके से सामने रखना। चलिए शुरू करते हैं फिर। तो सबसे पहले बात करते हैं जुड़वां बच्चों के मुख्य प्रकारों की। स्रोत बताते हैं कि भाई मोटे तौर पे दो तरह के जुड़वां होते हैं। पहला है डायज़ाइगोटिक, जिन्हें आम भाषा में फ्रेटर्नल ट्विन्स भी कह देते हैं। और स्रोत ये भी कहता है कि करीब करीब 2/3 जुड़वां मामले इसी तरह के होते हैं। तो ये कैसे बनते हैं, इस पे थोड़ी रोशनी बहाएंगे? हाँ, बिल्कुल। डायज़ाइगोटिक या जिन्हें फ्रेटर्नल कहते हैं, उनको समझना ना वो काफी सीधा है। मतलब अगर हम नॉर्मल प्रेगनेंसी से तुलना करें तो देखिए, सामान्य तौर पे क्या होता है, 1 महीने में महिला के अंडाशय से एक अंडा निकलता है ना? हाँ, एक ही। पर डायज़ाइगोटिक के केस में किसी वजह से एक नहीं बल्कि 2 अलग-अलग अंडे रिलीज हो जाते हैं। अच्छा, 2 अंडे? जी। और फिर ये दोनों अंडे 2 अलग-अलग स्पर्म से बिल्कुल इंडिपेंडेंटली फर्टिलाइज हो जाते हैं। ओ, तो मतलब 2 अलग प्रक्रियाएं एक साथ चल रही हैं। 2 अंडे और उनको फर्टिलाइज करने वाले 2 अलग शुक्राणु। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। 2 अलग जायगोट बन गए। अब ये दोनों जायगोट क्या करते हैं, गर्भाशय में इम्प्लांट होते हैं और फिर अलग-अलग भ्रूण के रूप में डेवलप होने लगते हैं। अब यहाँ सबसे जरूरी बात क्या है, जैसा कि वो चित्र में भी दिखाया है लेफ्ट साइड में, कि इन दोनों बच्चों की अपनी अपनी संरचनाएं होती हैं। अपनी अपनी संरचनाएं मतलब क्या हुआ इसका? इसका मतलब है कि हर बच्चे की अपनी अलग एमनियोटिक थैली होगी। वो थैली जिसमें बच्चा फ्लूइड में सुरक्षित रहता है ना? हाँ हाँ, वो पानी की थैली जिसे कहते हाँ हैं। जी। और साथ ही हर एक की अपनी अलग कोरियन होगी। ये कोरियन बाहरी झिल्ली है जो प्लेसेंटा का हिस्सा बनाती है। प्लेसेंटा वो जो माँ से बच्चे तक खाना, पानी, ऑक्सीजन वगैरह पहुंचाता है। अच्छा, तो मतलब गर्भाशय के अंदर 2 अलग-अलग घर जैसे हो गए, हर एक की अपनी दीवारें, अपनी सप्लाई लाइन। बिल्कुल, आप ऐसा समझ सकते हैं, 2 अलग सेटअप्स। ये तो एकदम क्लियर है। 2 अलग शुरुआत, तो बिल्कुल अलग-अलग रास्ते। और जेनेटिकली कैसे होते हैं ये? जेनेटिकली मतलब आनुवांशिक रूप से डाइजाइगोटिक जुड़वां उतने ही एक जैसे होते हैं जितने कोई भी 2 सगे भाई बहन जो अलग-अलग टाइम पर पैदा हुए हों। अच्छा, मतलब जैसे मेरे और मेरे भाई जैसे। हाँ बिल्कुल, क्योंकि वो 2 अलग अंडों और 2 अलग स्पर्म से बने हैं, तो वो अपने करीब 50% जीन शेयर करते हैं औसतन। इसका मतलब ये हुआ कि वो दिखने में एक जैसे भी हो सकते हैं या बिल्कुल अलग भी। सेम जेंडर के भी हो सकते हैं, 2 लड़के या 2 लड़कियां, या फिर अलग-अलग जेंडर के, एक लड़का एक लड़की। इनमें उतनी ही वैरायटी होती है जितनी किसी भी परिवार के भाई बहनों में। ठीक है, तो डायज़ाइगोटिक का मामला साफ है। 2 अंडे, 2 शुक्राणु, हमेशा अलग प्लेसेंटा और थैली, और जेनेटिकली सामान्य भाई बहन जैसे। समझ गई। अब आते हैं दूसरे टाइप पर, मोनोजाइगोटिक या आइडेंटिकल ट्विन्स। स्रोत कह रहे हैं कि ये बाकी के लगभग 1/3 मामले होते हैं। तो ये फ्रेटर्नल से कैसे अलग हुए? यहाँ क्या होता है? हाँ, तो मोनोजाइगोटिक की कहानी थोड़ी अलग है और कह सकते हैं थोड़ी ज्यादा पेचीदा भी। यहाँ शुरुआत बिल्कुल नॉर्मल होती है। एक अंडा एक ही शुक्राणु से फर्टिलाइज होता है, बस एक फर्टिलाइजेशन, जिससे सिर्फ एक जाइगोट बनता है। सिर्फ एक? तो फिर 2 बच्चे कैसे बन जाते हैं? बस यहीं पर प्रकृति का एक कमाल होता है। फर्टिलाइजेशन के बाद जब वो सिंगल जाइगोट डिवाइड होना शुरू करता है, मतलब सेल्स का एक छोटा सा गुच्छा बनता है, ब्लास्टोसिस्ट जिसे कहते हैं। तो डेवलपमेंट के बहुत शुरुआती स्टेज में ही वो गुच्छा किसी वजह से 2 हिस्सों में बढ़ जाता है। ओह! मतलब एक ही चीज से 2 बन गए। जी हाँ, बिल्कुल। और ये दोनों हिस्से फिर अलग-अलग अपना विकास करके 2 भ्रूण बना लेते हैं। अच्छा। और क्योंकि ये दोनों भ्रूण एक ही जाइगोट से निकले हैं, उनका जो जेनेटिक मेकअप है, मतलब पूरा डीएनए, वो 100% सेम होता है, बिल्कुल कॉपी। हाँ, इसीलिए आइडेंटिकल कहते हैं उन्हें। एग्जैक्टली। इसीलिए आइडेंटिकल या समरूप जुड़वां वो हमेशा सेम जेंडर के होंगे, या तो दोनों लड़के या तो दोनों लड़कियां, और दिखने में भी इतने समान होते हैं कि पहचानना मुश्किल हो जाता है कई बार। ये तो बहुत ही दिलचस्प है। लेकिन यहाँ एक और लेयर है ना? जैसा कि स्रोत बता रहे हैं, और खासकर वो चित्र का जो दाहिना हिस्सा है, वो इशारा कर रहा है, ऐसा लगता है कि मोनोजाइगोटिक जुड़वा कैसे डेवलप होंगे, ये इस बात पर बहुत डिपेंड करता है
कि वो जो एक जाइगोट था वो कब डिवाइड हुआ। मतलब विभाजन के टाइम का इतना महत्व क्यों है? क्या आप इस टाइमिंग और उसके जो अलग-अलग नतीजे हो सकते हैं उनके बारे में थोड़ा और बता सकते हैं? हाँ हाँ बिल्कुल। ये टाइमिंग जो है ना, ये मोनोजाइगोटिक ट्विंस को समझने के लिए क्रिटिकल है, बहुत ज़रूरी। और ये सिर्फ कोई किताबी बात नहीं है, इसका सीधा असर पड़ता है कि वो जो दो बच्चे बन रहे हैं वो अपनी लाइफ सपोर्ट सिस्टम यानी प्लेसेंटा और एमनियोटिक थैली शेयर करेंगे या नहीं। स्रोत और चित्र इसे बेसिकली 4 सिचुएशन में बांटते हैं जो इस पर बेस्ड हैं कि विभाजन कब हुआ। पहला केस, विभाजन 0 से 4 दिन। अगर जाइगोट का विभाजन फर्टिलाइजेशन के फौरन बाद हो जाए, मतलब पहले 4 दिन के अंदर ही, तब सेल्स बस डिवाइड होना शुरू ही हुई हैं। प्लेसेंटा, कोरियन और थैली, एमनियन जैसी खास संरचनाएं या तो बनी नहीं है या बस बनी रही हैं। तो विभाजन इतना जल्दी होता है कि जो दो हिस्से बनते हैं ना, वो अपनी अपनी पूरी संरचनाएं बना लेते हैं। अच्छा, तो इसका नतीजा क्या होता है फिर? नतीजा ये होता है कि दोनों भ्रूणों की अपनी अलग कोरियन होगी, मतलब अलग प्लेसेंटा, और अपनी अलग एमनियन होगी, मतलब अलग थैली। इन्हें कहते हैं डाइकोरियोनिक, डायएमनियोटिक जुड़वां। डाइडी मतलब 2 कोरियन, 2 एमनियन। डीडी। हाँ, स्रोत के चित्र में ये सबसे ऊपर वाला रास्ता दिखाया गया है मोनोजाइगोटिक के लिए। और मजे की बात यह है कि अल्ट्रासाउंड में देखने पर ये बिल्कुल डायजाइगोटिक फ्रेटर्नल जैसे लगते हैं, 2 प्लेसेंटा, 2 थैलियां। अरे वाह। पर क्योंकि वो एक ही जाइगोट से बने हैं, वो जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं। स्रोत बताता है कि करीब 25% मोनोजाइगोटिक ट्विन्स इसी डीडी टाइप के होते हैं। कमाल है। मतलब अगर विभाजन बहुत जल्दी हो गया तो जेनेटिकली तो आइडेंटिकल हैं, पर उनका अपना अपना सपोर्ट सिस्टम होगा, बिल्कुल फ्रेटर्नल की तरह। ये तो थोड़ा सरप्राइजिंग है। अच्छा ठीक है, अब अगर विभाजन थोड़ा देर से हो, मान लीजिए 4 दिन के बाद। दूसरा केस, विभाजन 4 से 8 दिन। हाँ, अगर जाइगोट का विभाजन फर्टिलाइजेशन के 4 से 8 दिन के बीच में होता है, अब इस टाइम तक क्या है, सेल्स थोड़ी और डेवलप हो चुकी हैं। जो बाहरी परत है, कोरियन, जो प्लेसेंटा बनाती है, वो बन चुकी होती है। लेकिन जो अंदरूनी परत है, एमनियन, जो थैली बनाती है, वो अभी भी अलग हो सकती है। तो जब इस स्टेज पर विभाजन होता है तो क्या होता है? तो जो 2 भ्रूण बनते हैं वो एक ही कोरियन शेयर करेंगे और इसीलिए एक ही प्लेसेंटा, लेकिन उनकी अपनी अलग-अलग एमनियोटिक थैलियां बन जाएंगी। अच्छा, तो मतलब एक प्लेसेंटा कॉमन पर दोनों की अपनी अपनी थैली। बिल्कुल सही। इन्हें कहते हैं मोनोकोरियोनिक डायएमनियोटिक जुड़वा। मोनो मतलब एक कोरियन प्लेसेंटा, डाय मतलब 2 एमनियन थैलियां। मोनोडाई, समझ गई। जी, और स्रोत के हिसाब से ये आइडेंटिकल ट्विन्स का सबसे कॉमन टाइप है। करीब 70-75% मोनोजाइगोटिक मामले इसी तरह के होते हैं। चित्र में ये बीच वाला रास्ता है। आप देख सकते हैं एक कॉमन बाहरी घेरा प्लेसेंटा है और उसके अंदर 2 अलग थैलियां हैं। इसमें क्या है, दोनों बच्चे एक ही प्लेसेंटा पर निर्भर हैं, पर अपने अपने सुरक्षित स्पेस में हैं। तो ज्यादातर आइडेंटिकल ट्विन्स एक प्लेसेंटा तो शेयर करते हैं पर अपनी अलग पर्सनल स्पेस यानी थैली में रहते हैं। ये जानना शायद जरूरी हो सकता है क्योंकि एक ही प्लेसेंटा शेयर करने के कुछ मतलब हो सकते हैं, शायद कॉम्प्लिकेशंस। खैर, इस पर बाद में आते हैं। पहले ये देखते हैं कि अगर विभाजन और भी देर से हुआ तो 8 दिन के बाद क्या? तीसरा केस, विभाजन 8 से 12 दिन। जी हाँ, अगर विभाजन और देर से होता है, फर्टिलाइजेशन के करीब 8 से 12 दिनों के बीच, अब इस स्टेज तक न सिर्फ कोरियन प्लेसेंटा वाली परत, बल्कि एमनियन थैली वाली परत भी बन चुकी होती है और दोनों भ्रूणों के लिए एक ही होती है। इसलिए जब इतनी देर से विभाजन होता है तो दोनों भ्रूण न केवल एक ही कोरियन और प्लेसेंटा शेयर करते हैं, बल्कि एक ही एमनियोटिक थैली भी शेयर करते हैं। क्या एक ही प्लेसेंटा और एक ही थैली? मतलब दोनों बच्चे एक ही पानी की थैली में, एक ही कमरे में? हाँ, बिल्कुल सही समझी। इन्हें मोनोकोरियोनिक, मोनो एमनियोटिक, मोनो मतलब एक कोरियन एक एमनियन। मोनो। हाँ, स्रोत बताता है कि ये सिचुएशन काफी रेयर है। शायद 1% से भी कम मोनोजाइगोटिक मामलों में ऐसा होता है। चित्र में ये नीचे से दूसरा रास्ता दिखाया गया है। इसमें क्या होता है, दोनों बच्चे एक ही थैली के अंदर साथ साथ तैरते हैं। इससे कुछ खास तरह की दिक्कतें होने का खतरा बढ़ जाता है, जैसे अम्बिलिकल कॉर्ड्स का आपस में उलझ जाना। ओहो, समझ गई। ये रेयर है पर होता है। और स्रोत में एक और सबसे रेयर कंडीशन का भी जिक्र है।
अगर विभाजन और भी ज्यादा लेट हो जाए, 12-13 दिन के बाद? चौथा केस, विभाजन 13+ दिन। हाँ, ये सबसे रेयर और शायद सबसे कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है। अगर विभाजन बहुत देर से होता है, मतलब फर्टिलाइजेशन के लगभग 13 दिनों के बाद, इस टाइम तक क्या होता है, भ्रूण का जो बेसिक स्ट्रक्चर है, जिसे एम्ब्रियोनिक डिस्क कहते हैं, वो बन चुका होता है। अगर विभाजन इस स्टेज पर शुरू होता है, तो वो अक्सर अधूरा रह जाता है। मतलब वो सेल मास पूरी तरह से 2 अलग भ्रूणों में बट ही नहीं पाता। अधूरा विभाजन। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि दोनों भ्रूण शारीरिक रूप से किसी न किसी हिस्से से जुड़े रह जाते हैं। ओह, मतलब कंजॉइंट ट्विन्स। जी हाँ, बिल्कुल। कंजॉइंट ट्विन्स जिन्हें पहले सियामी जुड़वां भी कहते थे, इसमें वो ना सिर्फ प्लेसेंटा और थैली शेयर करते हैं, बल्कि उनके शरीर के कुछ हिस्से या अंग भी आपस में जुड़े होते हैं। ये सिचुएशन बहुत ही रेयर है, जैसा स्रोत बताता है, और चित्र में ये सबसे नीचे वाला रास्ता यही दिखाता है। कहाँ से जुड़े हैं, कितना जुड़े हैं, ये बहुत वेरी करता है। ये तो वाकई बहुत ही कॉम्प्लेक्स तस्वीर है। तो अगर मैं इसे समेटने की कोशिश करूं, डाइज़ाइगोटिक फ्रेटर्नल हमेशा 2 अलग अंडों से शुरू होते हैं। उनकी हमेशा अपनी अलग प्लेसेंटा और थैली होती है, डीडी। सिंपल। दूसरी तरफ मोनोजाइगोटिक आइडेंटिकल एक ही अंडे से शुरू होते हैं, लेकिन वो अंडा कब डिवाइड हुआ ये तय करता है कि उनकी बनावट कैसी होगी। बहुत जल्दी 0-4 डेज तो डीडी जैसे लगते फ्रेटर्नल जैसे हैं, पर होते आइडेंटिकल। अच्छा। थोड़ा देर से 4-8 डेज तो मोनोडी, एक प्लेसेंटा अलग थैली, ये सबसे कॉमन आइडेंटिकल टाइप है। और देर से 8-12 डेज तो मोनो, एक प्लेसेंटा एक थैली, ये रेयर है। और बहुत देर से 13+ डेज तो कंजॉइंट जुड़े हुए, ये बहुत ही रेयर है। अब मेरा सवाल ये है कि ये जानना जरूरी क्यों है कि प्लेसेंटा और झिल्लियां शेयर हो रही हैं या नहीं। आपने मोनो में कॉर्ड उलझने के खतरे का जिक्र किया। क्या मोनोडी यानी कॉमन प्लेसेंटा में भी कोई खास बात होती है? स्रोत शायद सीधे तौर पर ना बताए, पर इस बनावट के फर्क का कोई प्रैक्टिकल महत्व है, खासकर प्रेगनेंसी के दौरान? ये बहुत ही वैलिड और ज़रूरी सवाल है। देखिए, स्रोत हमें ये तो समझा रहा है कि ये बनते कैसे हैं, पर इस कैसे के नतीजे होते हैं, जैसा आपने कहा, जब 2 बच्चे एक ही प्लेसेंटा शेयर करते हैं, यानी मोनोडाई या मोनो केस में, तो वो एक ही लाइफलाइन पर डिपेंडेंट होते हैं। राइट, है ना? हाँ बिल्कुल। इससे कुछ खास परेशानियां पैदा हो सकती हैं। जैसे कभी-कभी प्लेसेंटा के जरिए खून का बंटवारा दोनों बच्चों में बराबर नहीं हो पाता। एक बच्चे को ज़रूरत से ज़्यादा खून मिल जाता है, दूसरे को बहुत कम। इसे ट्विन टू ट्विन ट्रांसफ्यूजन सिंड्रोम TTTS कहते हैं। ये एक सीरियस कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। अच्छा। डाई जुड़वा में ये खतरा नहीं होता, क्योंकि उनकी अपनी प्लेसेंटा है। इसी तरह मोनो में, जैसा हमने कहा, एक ही थैली में होने से कॉर्ड्स के उलझने का खतरा रहता है, जिससे ब्लड फ्लो रुक सकता है। ओह, तो ये सिर्फ एक क्लासिफिकेशन नहीं है, इसका सीधा असर प्रेगनेंसी की देखभाल और मैनेजमेंट पे पड़ता है। मतलब ये जानना कि ट्विन्स डाई-डी हैं, मोनो-डी हैं या मोनो, डॉक्टरों को रिस्क समझने में और सही देखभाल प्लान करने में मदद करता है। मतलब जहाँ स्ट्रक्चर शेयर हो रहे हैं, वहाँ शायद ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत पड़ती होगी। बिल्कुल सही। ज़्यादा क्लोज मॉनिटरिंग की ज़रूरत पड़ती है। और यहाँ सबसे फैसिनेटिंग बात यही है कि बायोलॉजी में टाइमिंग कितनी इंपॉर्टेंट है। बस कुछ दिनों का फर्क कि विभाजन दिन 3 पर हुआ या दिन 6 पर या दिन 10 पर, ये तय कर देता है कि गर्भ में उन 2 जिंदगियों का माहौल कैसा होगा, वो कौन से रिसोर्स शेयर करेंगे और किन दिक्कतों का सामना कर सकते हैं। ये चित्र और स्रोत हमें इसी बायोलॉजिकल टाइमलाइन की कहानी बता रहे हैं। एक ही जेनेटिक शुरुआत से इतने अलग अलग स्ट्रक्चरल नतीजे निकलना, ये प्रकृति की कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब कमाल का उदाहरण है। तो हमने आज जुड़वां बच्चों के बनने की इस वाकई फैसिनेटिंग प्रक्रिया को काफी गहराई से समझा। हमने देखा कि 2 मुख्य प्रकार हैं, डाइज़ाइगोटिक, फ्रेटर्नल, जो 2 अलग अंडों और शुक्राणुओं से बनते हैं, जिनकी हमेशा अपनी अलग प्लेसेंटा और थैली होती है, और वो जेनेटिकली सामान्य भाई बहन जितने ही समान होते हैं। और दूसरी तरफ है मोनोजाइगोटिक, आइडेंटिकल जुड़वां। ये एक ही फर्टिलाइज्ड अंडे के बटने से बनते हैं, इसलिए जेनेटिकली समान होते हैं, लेकिन उनकी कहानी इस पर निर्भर करती है कि वो शुरुआती विभाजन कब हुआ, जिससे ये तय होता है कि वो प्लेसेंटा और या थैली शेयर करेंगे, मोनोडाई, मोनो, या उनकी अपनी अलग संरचनाएं होंगी, डाई, या फिर बहुत रेयर केस में वो जुड़े हुए कॉन्जॉइंट होंगे।
और ये बनावट का फर्क प्रेगनेंसी के लिए अहम हो सकता है। हाँ, ये स्रोत हमें एक तरह से मैकेनिकल समझ देता है कि जुड़वां कैसे बनते हैं। लेकिन जैसा अक्सर होता है ना, एक जवाब कई नए सवाल खड़े कर देता है। जैसे ये स्रोत ये नहीं बताता कि मोनोजाइगोटिक केस में वो शुरुआती विभाजन क्यों होता है। क्या ये बस एक रैंडम घटना है या कोई बायोलॉजिकल या बाहरी फैक्टर्स हैं जो इसे करवाते हैं? इसी तरह डाइजाइगोटिक में एक के बजाय 2 अंडे क्यों रिलीज होते हैं? क्या ये जेनेटिक होता है या उम्र या किसी और चीज से जुड़ा है? हाँ, ये सोचने वाली बात है। मतलब हमने आज बनने की प्रक्रिया तो समझ ली, लेकिन उन शुरुआती घटनाओं के कारण क्या है, उस पर अभी भी पर्दा है, कम से कम इन स्रोतों के हिसाब से तो। ये हमें याद दिलाता है कि बायोलॉजी में समझने के लिए हमेशा कुछ न कुछ बाकी रहता है। इस जानकारी भरी चर्चा के साथ आज का ये विश्लेषण यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद है आपको ये जानकारी स्पष्ट और उपयोगी लगी होगी।